नमस्कार, मैं सुनील नाहर और आप सार्थक एंटरटेनमेंट के सुप्रसिद्ध कार्यक्रम सार्थक शख्सियत में उपस्थित हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच बुंदेलखंड के बहुत सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्रीमान महेंद्र भीष्म जी हमारे बीच उपस्थित हैं। और ये भी हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारी मुलाकात उनके ही गृहनगर कुलपहाड़ में और उनके ही रुद्र वाटिका में हो रही है। साहित्यकार होना एक ईश्वरीय देन है। तो आपको उम्र के किस पड़ाव में यह महसूस हुआ कि आप में एक साहित्यकार छुपा हुआ है? सुनील नाहर जी, आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है। और वास्तव में लेखन या कोई भी कला, कोई भी विधा जो व्यक्ति अपने बचपन से उसे प्रेरित करती है और वो उस ओर बढ़ता है जी, तो वो ईश्वर की उसके ऊपर बड़ी कृपा होती है जी। और इसको ईश्वर देन ही हमें समझना चाहिए। जब मैं बचपन में अपने घर में मैंने वो माहौल पाया, हमारे यहाँ धर्मयुग, साप्ताहिक, हिंदुस्तान, सारिका, कल्याण, कल्पतरु, यहाँ तक कि अमेरिका की एक पत्रिका सनशाइन भी आती थी। जी, जी। और पिताजी मेरे ग्रैंडफादर पंडित महेश प्रसाद अवस्थी जी, जो बहुत अच्छे लिटरेरी व्यक्ति थे, मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे साहित्यकार रहे हैं। तो उनकी जो एक अध्ययन की प्रक्रिया थी, घर में साहित्यिक माहौल था, तो वो मैं भी देखता, सुनता और पढ़ता था। हमारे यहाँ नियमित बुंदेलखंड साहित्य परिषद की ओर से, जिसके संयोजक भी मेरे पिताजी थे, तो कवि सम्मेलन होता था हमारे घर के प्रांगण में। जी। तो बचपन से ही मुझे साहित्यकारों के बीच में, कवियों के बीच में रहने का अवसर मिला और मैं उनको देख देख के मैंने भी कुछ कहानियाँ लिखना शुरू की, कुछ घटनाएं लिखना शुरू की। तो मैं बहुत बड़ा पढ़ाकू रहा हूँ। मैंने बहुत कम उम्र में वो साहित्य को भी पढ़ा है जो उस समय वर्जित माना जाता था, जिसमें गुलशन नंदा के उपन्यास भी थे और कुशवाहा कांत के भी उपन्यास थे। साथ में शिवानी जी, आचार्य चतुर्सेन, विमल मित्र जी, गौरीशंकर राजहंस, ये सब धारावाहिक छपते भी थे उनके उपन्यास अंश वगैरह। तो मैं उस समय इन सबको पढ़ा करता था और जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें होती थी उनको भी पढ़ता था। पर उन पाठ्य पुस्तक की किताबों के मध्य में चंदा मामा, चंपक या कोई बड़े राइटर की किताब छिपी रहती थी। जी, जी। और मैं कई बार ये करते हुए पकड़ा भी गया। तो मेरी जो ताई जी थी वो अक्सर मेरे कान खींच देती थी कि देखो ये कोर्स की किताब पढ़ो और ये क्या पढ़ा करते हो, इतने बड़े बड़े उपन्यास, ये सब गंदे होते हैं, समझाती थी जी। तो उसी समय इन सब पढ़ने के बाद मेरा मानना है कि अगर आप 1000 शब्द पढ़ते हैं तो एक शब्द लिखने की कुव्वत आप में आ जाती है। बेशक, बेशक। तो वो जो काल्पनिक कहानियाँ थीं, कुछ घटनाएं थी, मैंने लिखी। तो मेरे जो साथी थे उनको मैं पढ़ाया करता था, तो वो कहते थे कहानी तो अच्छी लिखी है पर ये कहानी तुम्हारी नहीं हो सकती, तुम इतना अच्छा कैसे लिख सका? तुमने मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां भाड़ दी या जयशंकर प्रसाद जी की कहानी चुरा ली, या आपने अपने पिताजी की कहानी ही अपने बना के हमें पढ़ा रहे हो। लोगों को विश्वास नहीं था। तो मुझे चूंकि मालूम था जी, जी, ये कहानी मैंने ही लिखी है और ये तुलना कर रहा है मुंशी प्रेमचंद जी से, जयशंकर प्रसाद जी से या मेरे पिताजी से, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? तो हम अपने कुछ साथियों के साथ बाग विराजन मंदिर जाया करते थे प्रतिदिन शाम के वक्त। तो रास्ते में या कभी अपने कृषि फार्म गए या यहीं रुद्र वाटिका है, तो वो अक्सर पूछते थे यार कुछ सुनाओ। तो मैं उनको काल्पनिक घटनाएं सुनाया करता था, ऐसा हुआ। फिर वो रेलवे स्टेशन से नीचे उतरे रात के अंधेरे में, और जब वो आया तो वो एक महुआ के बहुत बड़ा बाग है हमारे ठाकुरों का, तो वहाँ पे गैस लालटेनें जल रही थी और गैस लालटेनें जल रही थी तो वहाँ बारात दिखी। बारात दिखी तो भैया आओ तुम जय लो। तो फिर हम गए, हमने वहाँ खाना खाया और फिर जब थोड़ी दूर आगे गए तो देखा पीछे मुड़ के तो वहाँ ना बारात थी ना गैस लालटेन थी।
फिर अगले दिन किसी ने बताया कि वो भूतों की बारात लगती है वहाँ पे। तो ऐसी कहानियाँ बना बना के हम सुनाते थे। कल्पनाशीलता की तो ताकत। वो फिर शुरुआत हो गई और कहानियाँ लिखने लगे। पहली कहानी मेरी देवपुत्र जो ग्वालियर से छपती है, जब मैं नवीं छात्र का विद्यार्थी था, तो वो भी कहानी मैंने कल्याण से राजा रंती देव का चित्रण पढ़ा था, तो उसी पर आधारित वो कहानी थी और वो बड़ी पसंद की गई और मुझे 15 रुपये उस समय मनी ऑर्डर के रूप में आए थे और महेंद्र प्रताप अवस्थी के नाम से उस समय लिखा करता था। तो कहानियाँ छप गई तो फिर प्रोत्साहन मिला और मेरे पिताजी भी बहुत प्रोत्साहित करते थे इन सब चीज़ों के लिए, कभी इन्होंने मना नहीं किया। तो इस तरह से कहानी लिखने की शुरुआत हो गई और कालांतर में आगे बढ़ता गया सिलसिला। महेंद्र भीष्म जी के दादा और मेरे पिताजी बहुत अच्छे मित्रों में से थे और दोनों साथ साथ दौड़ा करते थे, ये हमारे पिताजी ने बताया। और जो अभिनेता थी उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में इनसे अच्छा मित्र हमारा कोई नहीं रहा, इनसे अच्छा कोई शुभचिंतक नहीं रहा। दूसरा बिंदु, महेंद्र भीष्म जी एक अच्छे लेखक। कल उन्होंने मुझे किताब दी और मेरे मन में बहुत उत्सुकता थी, मैंने उस किताब को पूरा पढ़ा। मुझे लगा कि इनकी लेखनी से समाज को बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिलेगा और ये न्यायपालिका के इतने उच्च पद पर पदासीन, उसके बाद इनकी विनम्रता, मैं इस बात से इनसे बहुत प्रभावित हूँ। महेंद्र भीष्म जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जो ये आपकी कृतियों में और रचनाओं में जो चरित्र होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, तो ये आपकी कल्पनाशीलता है या समाज में हो रही घटनाओं से आप प्रेरित होते हैं? ये चरित्र चित्रण आप कैसे इतने अच्छे से कर पाते हैं? प्रत्येक लेखक या जो भी संवेदनशील प्राणी है, जब उसके सामने कोई घटना घट रही होती है तो उसकी संवेदना जागती है और वो किसी न किसी माध्यम से उस घटना से जुड़ता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। सपोज करिए कि सड़क से हम जा रहे हैं तो कोई एक्सीडेंट हो गया, तो जो संवेदनशील है वो ये नहीं देखेंगे कि कोई पुलिस केस बनेगा क्या है, वो उसकी जान बचाने का प्रयास करेंगे, उसको पानी पिलाएंगे, उसको उठा के अपनी गाड़ी में रखेंगे। पर जो संवेदनहीन है वो अपनी गाड़ी देखेंगे और निकल जाएंगे। तो लेखक, कलाकार या जो भी जीवन में किसी भी हॉबी से जुड़ा है वो संवेदनशील होता है और संवेदनशील व्यक्ति जल्दी ग्राह्य करता है। तो समाज में जो घटनाएं घटती हैं, जो विद्रुपताएँ हैं, वो निश्चित ही मुझे भी प्रभावित करती हैं। मैं आपको बताऊं कि जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था तो मैं मिलिट्री साइंस का स्टूडेंट रहा हूं। तो सैन्य विज्ञान में मुझे 71 का युद्ध पढ़ाया गया, तो बर्मा की लड़ाई पढ़ाई गई जी। और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध भी पढ़ाया गया। तो एक किताब मुझे लाइब्रेरी से मिली, हमारे अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट से मैंने स्नातक किया है, तो वो अंग्रेजी में किताब थी और उसमें 10-12 पन्ने इतने भीभत्स चित्रों से भरे हुए थे। उस 1971 भारत पाक युद्ध की लड़ाई का चित्रण था। जी। किसी की अच्छी रिपोर्टाज थी कि पद्मा नदी, जो बड़ी चौड़ी नदी मानी जाती है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में पद्मा नदी बोलते हैं, तो वहाँ पर लाशें पटी हुई थी। जो बंकर होते हैं वहाँ पर अर्धनग्न या नग्न महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया पश्चिम पाकिस्तानी सैनिकों ने, उनके स्तन भी काट दिए। तो ऐसी लाशें, ऐसे छत पे छत 100 उसमें फोटो में थे जी। और वो देख के मन एकदम आंदोलित हो गया। और जब ये युद्ध हुआ था तब मैं 4-5 साल का था, पर मैंने एक उपन्यास लिखना शुरू किया और पूरे प्रमाणिक शोध उसके साथ। तो मैंने ग्रेजुएशन के समय वो उपन्यास लिख लिया था। मैंने उसी समय मैं नेहरू युवा केंद्र से जुड़ा था, कई सामाजिक कार्य में से मैं अपने को जोड़े हुए था। जी। तो मेरे कुलपहाड़ में जो हनुमान टोरिया में आजकल काम चल रहा है जी। वहाँ भी मैंने अपने साथियों के साथ श्रमदान शुरू किया कि उसको हम पाटें और वहाँ अच्छा सा पार्क बने, जो आजकल बन रहा है, झंडा स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। तो तो एक दिमाग में आया कि हमें कैसे आदर्श स्थापित करना चाहिए समाज में। तो उस समय मैंने एक उपन्यास लिखा जो बाद में आखिरी दरख्त के नाम से आया। मैं उसका नाम दे रहा था दस्तक जी। और स्वयंसेवी संस्थाएं कैसे काम करती हैं, कैसे लोगों को हम सामाजिक सद्भाव, एकता और
गरीबी से ऊपर उठा सकते हैं, जी। हाशिए के लोगों को मुख्य धारा में ला सकते हैं, ये चीज़ें दिमाग में थी। तो वो भी उपन्यास मेरा ग्रेजुएशन के समय लिखा गया, जो 2020 में छपा। और जो 1971 के युद्ध का उपन्यास था, जय हिंद की सेना, उसके 4 मंचन भी हुए हैं, वो 2010 में पब्लिश हुआ। तो कभी कभी बहुत पहले का लिखा हुआ बहुत बाद में प्रकाश में आता है, और अभी तुरंत का लिखा हुआ जल्दी प्रकाशित हो जाता है। तो वो समय चक्र है। महेंद्र बिष्ट जी के बारे में क्या कहूँ। इनसे मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ एक पुस्तक मेले में, जहाँ पे ये अपनी कहानियों की कुछ अंश पढ़ते थे अपनी पुस्तक के बारे में, या कभी कभी कोई छंद भी पढ़ देते थे। तो मुझे लगा अरे इतने बड़े साहित्यकार हैं, कभी मेरी भी इनसे बात हो सकती है। उसके बाद मैंने इनसे ऑटोग्राफ मांगा। इन्होंने अपना तीसरे कंबल पे इन्होंने अपना ऑटोग्राफ दिया, और बहुत इतना सरल व्यक्ति, मतलब इतने बड़े साहित्यकार और इतने सरल व्यक्ति के धनी शायद बहुत कम लोग होते हैं जिनको ज़रा सा भी अभिमान नहीं। और इतनी कहानियों में मैं इनको पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मनोभाव आम व्यक्ति के जो हम सोचते हैं वो कैसे ये तुरंत उसको लिखते हैं कहानियों में। ऐसा नहीं लगता कि हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम अपने ही जीवन का कुछ अंश जी रहे हैं। जैसा कि हम सभी साहित्य प्रेमी जानते हैं कि आपकी प्रथम पुस्तक किन्नर कथा एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर आधारित है। तो कृपया हम साहित्य प्रेमियों को ये बताएं कि इतने संवेदनशील विषय पर आप कैसे लिख पाए। ऐसा है, मेरी ये पहली पुस्तक नहीं है। मेरा पहला कहानी संग्रह 13 करवटें 1996 में प्रकाशित हुआ। दूसरा संग्रह एक लंबे गैप के बाद, क्योंकि मैं उस समय तक एक पत्रिका निकालने लगा था, वैष्णव गुण, जिसका मैं संपादक भी था। त्रैमासिक निकली है 3 साल। फिर मैं 1998 में स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रार के पद पर मैं भेजा गया। तो वो समय मेरा व्यस्त समय रहा, और मैं शुरुआत में नौकरी में भी मुझे प्रोटोकॉल का काम मिला था, तो मेरा व्यस्त समय रहा। पर उन व्यस्ततम समय के बाद भी मैं अपने लेखन से जुड़ा रहा। लखनऊ में कोई भी कवि सम्मेलन या साहित्य कार्यक्रम होता था, मैं उसमें जाया करता था। और उस समय के बड़े बड़े साहित्यकार अमृतलाल नागर जी, मुद्रा राक्षस जी, प्रोफेसर रणवीर सिंह बिष्ट जी, इनके साथ मैं मिलता था और वो बहुत मुझे महत्व देते थे। तो उनका सानिध्य भी मिला, जिनको मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि उनके साथ बैठ सकता हूँ। तो वो प्रेरणा बने रहे। और फिर गैप हो गया मैं लिखने में। फिर 2004 में मेरा कहानी संग्रह आया, एक अप्रेषित पत्र। इसके बाद 2007 में कहानी संग्रह आया, क्या कहूँ। फिर ये प्रकाशित हुआ पहला उपन्यास जय हिंद की सेना। फिर उसी के बाद किन्नर कथा सामयिक प्रकाशन से प्रकाशित हुआ, जो किन्नर समाज के बारे में एक घटना को लेते हुए उनके बारे में मैंने लिखा। और मुझे, जैसे मैंने अन्य कृतियाँ लिखी हैं, उसी तरह से मेरा इस उपन्यास के साथ भी साथ रहा। शोध मैंने किया इनके बारे में, और मेरा प्रयास रहा कि इनको मैं कैसे हाशिए से मुख्य धारा में लाऊं। तो उसके मैंने बहुत सारे सुझाव भी उस उपन्यास में दिए हैं। महेंद्र बिष्ट जी ने किन्नर कथा से एक नया दृष्टिकोण समाज को दिया, उन लोगों पर जो समाज में हाशिए में हैं तथा समाज उनको एक घृणा की दृष्टि से देखता है, उनको भी समाज में संवेदनशील बनाया। महेंद्र बिष्ट जी वर्तमान में एक ऐसे प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं जो न केवल अपनी लेखनी से अपितु अपनी कर्तव्य निष्ठता से भी समाज को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। वे समाज के प्रति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में कार्य कर रहे हैं। महेंद्र बिष्ट जी ने न केवल किन्नर विमर्श अपितु समलैंगिक विमर्शता, स्त्री विमर्श पर आदि अनछुए विषयों पर अपनी लेखनी को चलाया है। वह न केवल प्रत्यक्ष रूप से बल्कि अप्रत्यक्ष रूप दोनों रूपों से अपने साहित्य में कार्य कर रहे हैं। समाज को एक नई दिशा प्रदान करने का कार्य महेंद्र बिष्ट जी कर रहे हैं।
मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये उपन्यास अचानक मुझे कहीं से सूचना आई जी कि आपके उपन्यास का इंडिया टुडे में आपकी फ़ोटो भी आई है और पूरे पेज में उन्होंने रिव्यू छापा है जी उपन्यास का। तो इंडिया टुडे देश की प्रतिष्ठित पत्रिका है और साप्ताहिक पत्रिका है, उसका सर्कुलेशन भी अच्छा है। तो वो जब ज़्यादातर लोगों ने पढ़ा, मुझे बधाइयाँ दी। इसके बाद रविवार, शुक्रवार और भी जो पत्र पत्रिकाएँ थी जी उन्होंने भी उसको हाईलाइट किया। और जब ये रिव्यू छपे तो फिर कई विद्यालयों में या कई साहित्यिक गोष्ठी, कोई बम्बई में हो रही है, कोई चंडीगढ़ में, कोई दिल्ली में, तो वहाँ के साहित्यकारों ने सूचना दी कि आपकी चर्चा यहाँ पर हुई। तो मुझे अच्छा लगा, धीरे धीरे लोग जानने लगे और मेरा नंबर प्राप्त किया गया। और किन्नर कथा में कई छात्रों ने उसको अपना लघु शोध का विषय भी बनाया। और आज स्थिति ये है कि 6 पीएचडियाँ मेरे ऊपर हो रही हैं, मेरे साहित्य के ऊपर हो रही हैं, जिसमें केवल 4 मतलब 4 शोध तो केरल में हो रहे हैं, जो हिंदी क्षेत्र है जी वहाँ भी है, और तमिल, उड़िया वगैरह में अनुवाद भी हुआ है। और मैं तिरुवारूर, चेन्नई और कई विश्वविद्यालयों में मुझे सेमिनार में भी बुलाया गया। और किन्नर कथा सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पूना में बीए के छात्रों को, हिंदी के छात्रों को पढ़ाई जाती है। उन्होंने भी मुझे बुलाया था 14 हिंदी दिवस पर। जी और चाइना में भी एक विश्वविद्यालय है, वहाँ भी किन्नर कथा पाठ्यक्रम के रूप में। हिमाचल प्रदेश में भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, हिमाचल विश्वविद्यालय में भी ये पाठ्यक्रम में पहले रही। जी होता क्या है, किसी भी लेखक की किताब है वो 3 साल रखी जाती है। जैसे मेरी अभी 2 कहानियाँ माउंट कार्मल बेंगलोर के हिंदी के विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती हैं, माई और तंग नज़र। तो वो 3 सत्र तक पढ़ाई जाती, फिर किसी और लेखक की ले ली जाएगी। तो ऐसा कई जगह चलता रहता है। नांदेड़ है राजस्थान, यहाँ पे महाराष्ट्र में, वहाँ मेरा व्यक्तित्व कृतित्व पढ़ाया जाता है। मैंने अप्रेषित पत्र की कहानी करकसा पढ़ी और उसके बाद इन यथार्थवादी और संवेदनशील कहानियों से मैं इतनी जुड़ गई कि उनके हर एक कहानी संग्रह का मुझे इंतज़ार रहने लगा। नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार महेंद्र भी इसमें यूँ तो किसी परिचय के मोहताज नहीं, परंतु अगर हम उनके बारे में विस्तार से बात करें तो जिस प्रकार द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त आदि और छायावाद में निराला और पंत आदि की रचनाएं हैं, ठीक वैसे ही आधुनिक संदर्भ में अगर हम किन्नर विमर्श की बात करें तो किन्नर विमर्श श्रृंखला के अंतर्गत अगर हम महेंद्र भीष्म को एक प्रमुख रचनाकार के रूप में लेके चले तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और होता क्या है कि जब मेरा कोई कहानी पर नाटक का मंचन हो रहा है, और तो मुझे खुशी ये मिलती कि जब मैं लिख रहा था इस कहानी को या इस उपन्यास को, तब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे पात्र जीवित होकर सामने मंच पर अपना प्रदर्शन करेंगे। तो जब वो स्थिति आई तो एक बड़ी खुशी मिलती है कि जिनको मैंने उस समय रचा था जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था, आज वो जीवंत है। हाँ, जैसे अभी कुंभ के मेले में मेरे 2 नाटक हुए, जय हिंद की सेना भी हुआ, मुंबई में महाराष्ट्र में भी हुआ, श्री राम थिएटर जो बड़ी प्रतिष्ठित नाट्य फर्म है दिल्ली में, वहाँ भी किन्नर कथा का मंचन हुआ। अलंकार थिएटर वालों ने चंडीगढ़, कलकत्ता में किया, वो पुरस्कार भी उनको मिला है। तो भारत सरकार ने भी मेरे नाटक प्रायोजित किए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मेरे नाटक प्रायोजित किए हैं। और मैं एक काम का ध्यान रखता हूँ कि जो मेरे नाटक कहानी में नाटक मंचित होते हैं जी तो मैं उसका पारिश्रमिक नहीं लेता। और पारिश्रमिक जो मेरे नाम का होता है, तो जो अभिनय कर रहे हैं, मेरा कहना होता है आप उन लोगों में बांट दीजिए, क्योंकि नाटक बड़ा कठिन होता है। एक नाटक होते रहना चाहिए, है ना। रंगकर्मियों को काम मिलते रहना चाहिए, वो उनका अगर आय का जरिया है तो उनको थोड़ा अधिक पारिश्रमिक जी। और मैं चूँकि सरकारी सेवा में हूँ तो मेरे लिए मेरी तनख्वाह ही पर्याप्त है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप
लखनऊ हाई कोर्ट में एक बहुत ही मुख्य पद पर कार्यरत हैं, तो लेखन के लिए समय कैसे निकाल पाते हैं और ये सामंजस्य कैसे बैठा पाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ऐसा होता है कि अगर मैं हाई कोर्ट में नौकरी ना कर रहा होता, एक किराने की दुकान में बैठा होता या मैं कोई भी व्यवसाय कर रहा होता, पर मैं लिख जरूर रहा होता। मैं माननीय उच्च न्यायालय की सेवा में 2026 तक रहा, तो वो मेरा एक सेवा काम है जी। और उम्र के साथ सभी अवकाश प्राप्त करते हैं जी। पर जो मैंने लिख दिया है, मेरे 6 कहानी संग्रह हैं, 70-80 कहानियाँ हैं, उनमें 5 उपन्यास हैं और करीब 5-6 उपन्यास और आने वाले हैं जी जी। जो आधे अधूरे हैं। तो एक उपन्यास मेरा होमोसेक्सुअल पर है, समलैंगिकता पर, जी जी। वो भी नए वर्ष तक आ जाएगा। तो लेखन क्रिया आगे चलती रहेगी जी। और जो मेरी ड्यूटी है अपनी, जहाँ जिसकी वजह से मेरे परिवार का भरण पोषण है जी, तो उससे मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। मैं अपने दायित्वों के निर्वहन के बाद जो भी मेरे पास समय होता है अवकाश का, वो मेरा लेखन में जाता है। मेरे पास मेरी हॉबी है, मेरी रुचि है और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पढ़ने की रुचि हो, खेल की रुचि हो या किसी भी रुचि के साथ अगर वो जीवन जीता अपनी हॉबी के साथ जी, तो वो सफल रहता है। ये मेरा मानना है। अगर आपके अंदर हॉबी नहीं है, जीने का कोई लक्ष्य या मादा आपने नहीं बनाया है, तो फिर बड़ा नीरस जीवन हो जाता है। इसलिए जीवन में हमेशा कोई ना कोई ऐसी रुचि रखना चाहिए जी, जो आपको जीवंत रखे। और मैं हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार 26 तक रहूँगा, पर लेखक मृत्यु पर्यंत रहूँगा और मृत्यु के बाद भी जब मैं देह छोड़ के जाऊँगा तो मेरी किताबें मुझे जीवित रखेंगी, मेरी कहानियाँ मुझे जीवित रखेंगी। तो ये बहुत परम संतोष मिलता है एक लेखक को। तो सृजन जिसने कर दिया वो हमेशा रहता है। मैं शिखा सिंह, डायरेक्टर ऑफ मैग्नस क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ लखनऊ में हमारे भाई महेंद्र भीष्म जी, जिनकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, क्योंकि वो बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही मार्मिक कहानियाँ लिखते हैं जो एक बार पढ़ लेते हैं वो दिल पे छप जाती है। और उनके बहुत सारे कहानियों के नाटक भी हुए, बहुत सारी कहानियाँ फिल्मों में भी जा रही हैं, उनकी फिल्में भी बनने के प्रोसेस में हैं। और महेंद्र भीष्म जी ने एक मुहिम चलाई थी किन्नरों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। उस मुहिम में हम लोग सब उनके साथ थे और हमने देखा कि वो कितनी मेहनत करते हैं और किन्नरों के ऊपर उन्होंने विषय पे बहुत सारी लेख भी लिखे हैं, किताबें लिखी हैं। उसमें मैं पायल मुख किताब थी उनकी, और हम लोग सभी उनकी बहुत ही सराहना करते हैं क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मैटर उठाया जिसके प्रति कोई भी ध्यान नहीं देता है। हम लोग उनको मंगलमुखी कहते हैं और मंगलमुखी भी हमारे ही जैसे होते हैं। ये हम लोग को सोचना पड़ेगा, ये हमारे लिए एक बड़ा विषय है सोचने का, लेकिन ये सोचना पड़ेगा। उसके लिए महेंद्र भीष्म जी ने बहुत काम किया है। महेंद्र भीष्म हमारे बड़े भाई के बेटे हैं, हम उम्र हैं, हमारे क्लास फेलो रहे, हम लोग मित्र रहे और मित्र हैं हमारे, और बहुत शुरू से ही बड़े विद्वान थे और होशियार थे। हर क्षेत्र में इनका काफ़ी अच्छा वो रहता था, पढ़ने में बहुत होशियार थे शुरू से ही। और अभी इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और बहुत साहित्य के क्षेत्र में बहुत आगे गए और हम लोग इनकी शुभकामनाएं देते हैं इनको कि अच्छे से पढ़ें। हमारे बचपन के मित्र हैं, लवटिया यार हैं और हम उनके रिश्ते में जरूर चाचा लगते हैं, लेकिन हमारा खूब सारा उनका आशीर्वाद है, शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़े और राष्ट्रीय लेवल पर उनका नाम हो, ऐसा हम चाहते हैं। ऐसी शुभकामनाएं उनको देते हैं। वो हमारे भतीजे हैं और हमने उनकी कुछ किताबें भी पढ़ी हैं, काफ़ी अच्छी लेखन है उनका और वो काफ़ी संस्कारी भी हैं। महेंद्र शुरू से ही पढ़ने में भी बहुत तल्लीनता से पढ़ता था, कोई भी काम करे तो बहुत अच्छे से करता था। शुरू से ही बहुत लगनशील और बहुत ही अच्छी तरह से हर चीज़ को देखना, जिम्मेदारियों को समझना, सब महेंद्र के अंदर बहुत अच्छे से था और उसने बहुत अच्छे से निभाया और आज भी सबके लिए करता चला जा रहा है। ये पुत्र हमारा रत्न है, अवस्थी परिवार को शिखर पर पहुंचा दिया इसने। खुद संघर्ष किया, खुद सब कुछ किया अपने।
वो आगे भी तरक्की करेंगे, बहुत सब जगह का नाम होगा, यश फैलेगा, हर आदमी अवस्थी परिवार को जानेगा, इन्हीं के नाम दिया। मैं डॉक्टर भूपेंद्र प्रताप अवस्थी, श्री महेंद्र प्रताप अवस्थी, जिनको आप महेंद्र भीष्म के नाम से जानते हैं साहित्य के क्षेत्र में, उनका छोटा भाई हूँ। वो मेरे बड़े भाई हैं, बल्कि पिता तुल्य हैं। जब मैं पैदा हुआ था, एक दिन का भूपेंद्र उनकी गोद में था जब घर आया। उनको साहित्य के क्षेत्र में तो सब जानते ही हैं, और उनका एक और पहलू है, वो हर उस व्यक्ति के लिए हमेशा खड़े रहते हैं जिसको सच में आर्थिक या किसी अन्य सहायता की आवश्यकता होती है। उन महेंद्र भाई साहब से हम लोग इंस्पिरेशन लेते रहते हैं। वो हमारे एक मोटिवेशनल फिगर हैं, और हम चाहते हैं कि वो इसी तरह साहित्य के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ें, और हम लोगों का सहयोग उनके साथ है। भैया महेंद्र भीष्म जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनकी छोटी बहन हूँ। 12 सालों से सारस्वत समारोह करवा रहे हैं, कभी लखनऊ, कुलपहाड़, इस बार महोबा में हुआ। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। हम सभी 7 भाई बहन इसी बहाने मिल जाते हैं और बड़े भाई भीष्म पितामह की तरह अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर रहे हैं, और हम लोगों की सुरक्षा चक्र बनाए हुए हैं। कि पिताजी नहीं भी हैं, अम्मा जी नहीं हैं, लेकिन हम लोगों के साथ हमेशा वो आशीर्वाद के रूप में हैं। हम लोगों को कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि मेरे अम्मा पिताजी मेरे साथ नहीं हैं। वो किसी न किसी रूप में हम लोगों को आशीर्वाद देते रहते हैं। और मैं अपने बड़े भैया जो मेरे पिता के स्वरूप हैं, पिताजी के ना रहने पे बड़े भाई ही पिता के रूप में रहते हैं, उनका फुल आशीर्वाद हम लोगों के साथ रहता है। छोटों के साथ बहुत ही ज़्यादा चंचल स्वभाव का बिहेव करते हैं, बड़ों के साथ बहुत मैच्योर, और जो जिसको सच में मदद की ज़रूरत होती है उसके लिए हमेशा रेडी रहते हैं। और जैसे कहते हैं कि अगर आप अपने राइट हैंड से कुछ अच्छा काम करें तो आपके लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए, तो ये एग्जाम्पल उनके लिए बेस्ट फिट होती है। उनकी इतनी हाई पोजीशन पे रीच करने के बाद भी उनका इतना ज़्यादा ग्राउंडेड और इतना हम्बल होना, ये सच में एक डिफ़िकल्ट टू बिलीव फैक्ट है, बट इट्स ट्रूथ। एंड वो बहुत ग्राउंडेड हैं, वो अपनी जन्मभूमि से बहुत अटैच्ड हैं, जिस वजह से वो हमेशा बुंदेलखंड के बारे में कुछ ना कुछ बताने में हमेशा आगे रहते हैं। वो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स करने में बिलीव करते हैं। इस एरिया को उन्होंने एक अलग लेवल पे पहुँचाया है। अपने प्रशंसकों के लिए कोई एक संदेश और आगामी जो आने वाली आपकी कृतियां हैं, रचनाएं हैं, उनके बारे में अगर आप बताएं तो अच्छा रहेगा। ये मेरा एक गीतकार इंदिवर हुए हैं जी, बरुआ सागर के, मेरी ससुराल है वहाँ पर। तो गीतकार इंदिवर के जीवन संघर्ष को लेकर मैं एक उपन्यास लिख रहा हूँ जी, कि एक ऐसे व्यक्ति ने इतने अच्छे गीत लिख दिए जो बहुत ही गरीबी से पला बढ़ा। उसे ये नहीं मालूम था कि जो सिनेमा हॉल में फिल्म दिखाई जा रही है, ये कलाकार पर्दे के पीछे उनसे वो मिलने जाते हैं, झांसी में नरवा टाकी जी। तो लोगों ने कहा कि भैया ये पर्दे मशीन से दिखाए जा रहे हैं और आपकी फिल्में, हमें इनसे मिलना है। तो उन्होंने कहा दिल्ली जाना पड़ेगा। तो बेचारे दिल्ली चले गए। दिल्ली वालों ने कहा नहीं, बम्बई में बनती हैं फिल्में। तो वो फिर उनकी धर्मपत्नी पार्वती जी थी, उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया और वो बम्बई गए, स्थापित साहित्यकार हुए। तो इंदिवर जी पर है, एक खनन माफियाओं पर है, कस्तूरी बिन्नू शेरीवोसी पर है, एक उपन्यास मेरा एक काहिल उपन्यास है जो जिसको समाज बहुत निगलेक्ट किया था, परिवार निगलेक्ट किया था, वो कैसे घर से छोड़ के जाता है, बाहर से एक बहुत बड़ा आदमी बन के आता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो प्रेरणा दी संसार को। और मेरा जो समलैंगिकता पर उपन्यास भी अभी तैयार है, आने वाला है। इस तरह से रचना करता कभी रुकती नहीं है, और जब भी समय होता है तो ये मैं लिखता हूँ। और मेरा ये संदेश है दर्शकों को कि वो अपनी मिट्टी से जुड़े रहें और ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे किसी का दिल दुखे, और ऐसे कार्य करें कि आप किसी के दुख को हरण कर लें, किसी की पीड़ा को कम कर दें, तो वो व्यक्ति सफल है। और उससे बड़ी खुशी मिलती है जब आप किसी के काम आ जाते हैं। मैं सुनील नाहर, सार्थक एंटरटेनमेंट की तरफ से
आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं महेंद्र भीष्म जी कि आपने इतने कीमती समय में से समय निकालकर हमारे इस प्रोग्राम सार्थक शख्सियत को समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत।